तो इसके अंदर यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हम पहला चैप्टर कर चुके हैं, रिसर्च वाला चैप्टर कर चुके हैं, परसेप्शन वी हैव डन, अभी हम मोटिव कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स रह जाएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम तकरीबन जो मिड तक का सिलेबस है, मिड टर्म का सिलेबस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है? और बाकी जो है इंशाल्लाह मिड टर्म का से बाद का कोई 3 चैप्टर्स का कोर्स हमारा बाकी रह गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत तवज्जो आपकी चाहिए। थोड़ा-सा मैं आपसे फिर कहूँगा कि दिस इज़ अ लिटिल बोल्ड टॉपिक इसके अंदर, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो जितने भी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ थोड़ी-सी बोल्ड चीज़ें आती हैं। तो आज के लेक्चर में भी हमारा थोड़ा-सा ऐसा मामलात रहेंगे, तो थोड़ा-सा बी कॉन्शियस। अच्छा जी, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन की काइंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। ठीक हो गया? तो हमने जो क्लासिफाई करना है मोटिवेशन को, वो हमने 3 टाइप से करना है, 3 तरह से क्लासिफाई करना है। एक हमने बायोलॉजिकल, या जिसको प्राइमरी भी कहते हैं, जिसको अनलर्न्ड भी कहते हैं, जिसको बायोजेनिक मोटिव्स भी कहते हैं। दूसरा हमने साइकोसोशल, जिसको सेकेंडरी भी कहते हैं, जिसको लर्न्ड भी कहते हैं, जिसको सोशियोजेनिक मोटिव्स भी कहते हैं। और तीसरा हमने स्टिमुलस मोटिव्स या इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिव्स जो है वो, ये इसकी काइंड्स पढ़नी है। तो ये 3 किस्म की काइंड्स हम पढ़ेंगे आज। यही हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने डेफिनिशन देखी थी और सिर्फ उसके थ्योरीज देखी थी, और आज हम ये काइंड्स देखेंगे। अब इससे शॉर्ट मुझे नहीं समझ आती कि हम क्या करेंगे, तो इससे शॉर्ट यही हो सकता है कि आप इसको शॉर्ट करके लिख लें, हेडिंग्स ना छोड़ें, इसको शॉर्ट करके लिख लें। ठीक है? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप प्राइवेट चैट पे बात कर सकते हैं। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स की। तो वी कैन क्लासिफाई मोटिव्स इनटू 3 टाइप्स। बायोलॉजिकल, आपने ये सारे नाम याद रखने हैं, राइट? बायोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड स्टिमुलस मोटिव्स। अब बायोलॉजिकल के अंदर कोई तकरीबन 6, 7, 8 जो हैं वो हम मोटिव्स पढ़ेंगे। फिर इसी तरह साइकोसोशल के अंदर हम मोटिव्स पढ़ेंगे। स्टिमुलस है उसके अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे। तो फिर ये एक पाइल अप बनता है। ठीक है? तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसमें अब थोड़ा-सा आप अंडरस्टैंड करें ज़रा प्लीज़। जी, पहला जो है दैट इज़ बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स। अब बायोलॉजिकल मोटिव्स जो कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट बायोलॉजी हमारी जिंदगी के साथ है, हमारी लाइफ की फिजियोलॉजिकल जो स्टेट है, हमारी बॉडी की जो डिमांड्स हैं, उन बॉडी की डिमांड्स के जो मोटिव्स हैं, उनको प्राइमरी मोटिव्स कहते हैं या बायोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं। यानी जैसे अगर हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हम हमें बुखार होता है, हमें दर्द होती है, हम सोना चाहते हैं, तो ये भी मोटिव्स कहलाते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे अंदर से एक मोटिव क्रिएट होता है। यानी हमें प्यास लगती है तो हमारे अंदर से कैसे होता है वो हम देखते हैं लेटर ऑन, एक मोटिव क्रिएट होता है। इसी तरह हमें प्यास लगती है, हम खाना खाना चाहते हैं, या हमें कोई दर्द होती है, या हमें कोई टेम्परेचर हम फ़ील कर रहे होते हैं, या हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दम घुट रहा है, तो ये एक अंदर से ड्राइव पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल ड्राइव्स या प्राइमरी मोटिव्स वो होते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। ठीक है? तो आप ये देखिए, देयर आर मेनी सच ड्राइव्स इंक्लूडिंग हंगर, थर्स्ट, स्लीप, पेन, टेम्परेचर, ये सारे हमारे इनर साइड से क्रिएट होने वाले मोटिव्स हैं। इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स। ओके, तो हंगर ड्राइव। अब आप ये देखिए कि अगर आपको ये नाम याद है हंगर ड्राइव, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कौन सी हम कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि आप लिख नहीं सकते। इट इज वेरी इजियर। आप इसको खुद से लिख सकते हैं। भाई हंगर ड्राइव क्या है? व्हेन वी आर फीलिंग हंग्री, तो हमारे अंदर से एक सेंसेशन क्रिएट होती है जो हमें ये मैसेज देती है कि वी नीड सम फूड, तो हम खाना खाने चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हंगर ड्राइव। ठीक है? देखिए, hunger is not always associated with the conscious internal sensation, and we sometimes find ourselves eating
without having had any previous awareness of hunger pangs. देखिए, एक तो वो वक्त होता है जब हम शदीद भूख महसूस कर रहे होते हैं और हम खाना खाते हैं, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि हम खाना भूख की वजह से शायद नहीं खा रहे होते, हम टाइम की वजह से खा रहे होते कि टाइम हो गया, चलो भाई खाना खा लो, ठीक है। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें वाकई शदीद भूख लग रही होती है, एक हंगर ड्राइव हमारे अंदर से क्रिएट हो रही होती है, लेकिन आजकल हमने अपनी हंगर ड्राइव को टाइम ड्राइव में चेंज कर दिया हुआ है कि टाइम हो गया खाने का, इसलिए हम फील करते हैं कि अब हमें भूख भी लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रियल में जो हंगर ड्राइव होती है वो हमारे अंदर से एक सेंसेशन का क्रिएट होना है। मैनी टाइम्स cues are used to signal initiation of eating behavior. When asked if they are hungry, many people consult their watches rather than their stomachs. ठीक है, देखिए अगर हमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम भूख लग रही होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया, फिर से भूख लगना शुरू हो गई, तो हम टाइम देखते हैं, अभी टाइम क्या हुआ है, अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, ये भूख दोबारा क्यों लग रही है। या इसका उलट केस भी हो सकता है कि हम टाइम देखते हैं, ओह अच्छा दोपहर के 1:30 बज गए, चलो खाना खाते हैं, राइट। तो ये वाइस वर्सा है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ होता है, इनर ड्राइव के साथ। होता क्या है एक्चुअली, रियलिटी में होता क्या है, when someone is hungry, the sensation most often reported is the feeling of slight ache in the stomach. जब हम भूख महसूस कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक हल्की सी स्टमक के अंदर एक पेन महसूस होती है, एक एक महसूस होती है। इन अ स्टडी ऑफ कैनन, उसने कहा कि क्या कहा, a subject swallowed a balloon which allowed the experimenters to record stomach contractions. अच्छा, ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा कैनन फाउंड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्टमक कंट्रैक्शन एंड फीलिंग ऑफ हंगर। उसने कहा कि जब हमारा स्टमक कंट्रैक्ट होता है तो उस वक्त हमें भूख महसूस हो रही होती है, यानी जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा जो स्टमक होता है ना वो खाने की वजह से फैल जाता है, ठीक है। और जब इसमें खाने की तादाद कम होती है तो ये कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो जो ही हमारा स्टमक कंट्रैक्ट होता है तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, हमें एक महसूस होती है, उस एक को हम समझते हैं कि हम अब भूख फील कर रहे हैं। तो अब इसमें आप कैनन की स्टडी को याद रखें, कैनन ने कहा कि ड्यू टू कंट्रैक्शन इन द स्टमक वी फील हंगर, ठीक है। इस सारे के अंदर, इस सारे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक लाइन करने वाली है कि कैनन की स्टडी के अकॉर्डिंगली व्हेन स्टमक कंट्रैक्ट्स तो वी फील हंगर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब ये तो अब आप माशाल्लाह ग्रेजुएशन में हैं, तो ये तो आपका कमाल है ना कि आपने इस पूरे पैराग्राफ को कैसे सिंप्लीफाइड करना है। ओके, उसके बाद एक और थ्योरी है जी, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी। ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ हंगर सेज hunger occurs when glucose metabolism in individual cells is low. तो एक और थ्योरी है ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी, ये जेन मेयर ने दी 1953 में। इसके मुताबिक हमें भूख उस वक्त महसूस होती है जब हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर यानी जो शक्कर है वो कम हो जाती है। जब हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारा जो मैदे का निज़ाम है उसके अंदर शक्कर की कमी होना शुरू हो जाती है तो हम भूख महसूस करते हैं, ठीक है। आमतौर पे आपने शुगर पेशेंट को देखा होगा कि अक्सर उनको भूख लग रही होती है, उनकी शुगर लो हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक रीजन ये भी बताई गई, तो ये दोनों ही रीजंस जो हैं वो वैलिड हैं, दोनों ही हमारी स्टडीज के अंदर आती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद तो इसके बाद चलते हैं जी। However, experiments have shown that this cannot be the only case. Another recent idea is that changes in the metabolic functions of the liver when the fuel supplies are low provide bodily stimulus for hunger. जब हमें जो है वो हमारे लीवर को जो है वो कम फ्यूल जो है वो मिल रहा होता है, उस वक्त भी हम जो है वो हंगर महसूस कर रहे होते हैं। और इस वक्त क्या करता है, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट लीवर कैन इन सम वे सिग्नल अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर लीवर जो है ब्रेन को रिपोर्ट करता है और इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब क्या हो गया, एक हमें थ्योरी दी कैनन ने जिसने कहा कि मैदा सिकुड़ता है जिसकी वजह से भूख महसूस होती है। एक हमें थ्योरी दी जीन मेयर ने, उसने कहा कि जब हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज की तादाद कम हो जाती है तो फिर हमें भूख महसूस होती है, ठीक हो गया। एक थ्योरी हमें फ्रिडमैन एंड स्ट्रिकर ने दी, उसने कहा कि जब हमारे लीवर के अंदर जो लिक्विड्स हैं उनकी तादाद कम हो जाती है तो वो ब्रेन को एक मैसेज क्रिएट करता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं और हम भूख महसूस करते हैं, राइट जी। तो ये मेरे ख्याल में 3 रीजंस आप लिख देते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ कि व्हाट द हंगर ड्राइव इज, राइट।
तो हंगर ड्राइव क्या होती है? हंगर ड्राइव जो है वो हमारे स्टमक की वजह से हो सकती है, हमारे ग्लूकोज कम होने की वजह से हो सकती है, या हमारे लीवर के जो है वो लिक्विड्स कम होने की वजह से हो सकती है। तो अब देखें, अब इसको हम मोटिवेशन के साथ कैसे जोड़ेंगे कि जब व्हेन वी फील हंगर तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाने की तरफ जाते हैं, हम अपनी हंगर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ज्यादा हो तो वी आर सो मच मोटिवेटेड, अगर हमें कम भूख लगी हो तो वी आर लेस मोटिवेटेड। तो बेसिकली इसका ताल्लुक मोटिवेशन के साथ है। जहां तक मुझे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे, क्योंकि जिन लाइनों पर, जिन स्टेप्स पर हमने हंगर मोटिवेशन पढ़ा है, उसी उसी स्टेप्स पर हम थर्स्ट मोटिवेशन पढ़ेंगे, थर्स्ट ड्राइव पढ़ेंगे। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। ओके जी। नेक्स्ट इट कम्स थर्स्ट ड्राइव। थर्स्ट ड्राइव इज व्हेन व्हाट कॉजिंग ड्रिंकिंग, जब हमें प्यास लगती है तो उस वक्त हम एक जो ड्राइव, एक मोटिवेशन फील करते हैं, उसको हम थर्स्ट ड्राइव कहते हैं। वी फील थर्स्टी व्हेन आवर माउथ एंड थ्रॉट्स आर ड्राई, जब हमारा मुंह खुश्क हो जाए या हमारा गला खुश्क हो जाए और हम प्यास महसूस करते हैं। बट दिस इज नॉट द होल स्टोरी, लेकिन ये एक खाली वजह नहीं होती। रिसर्च टोल्ड के किडनीज एंड हाइपोथैलेमस इन मेंटेनिंग थर्स्ट होम्योस्टेसिस, किडनीज और हाइपोथैलेमस, जो हमने पढ़ा कि लीवर का जो फंक्शन है, वो मिल के थर्स्ट को मैनेज करते हैं। सेल्स इन हाइपोथैलेमस आर सेंसिटिव not only to relative amount of water in the food but more particularly to cellular dehydration due to amount of salt which becomes concentrated as body dehydrates। सिर्फ पानी ही वजह नहीं होती, इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर अगर सॉल्ट की कमी भी हो जाए तो फिर भी हमें थर्स्ट ड्राइव जो है वो क्रिएट होती है। यानी डिहाइड्रेशन भी अगर हमें हो जाए तो वो भी थर्स्ट ड्राइव के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप के मेरा ख्याल काफी है। इसमें एक पैराग्राफ आप कर लें, ना ज्यादा डिटेल में जाएं। थर्ड पे चलते हैं जी, सेक्स ड्राइव। द सेक्स ड्राइव इज कंसिडर्ड टू बी बियोलॉजिकल इन नेचर, इट डिफर्स फ्रॉम द हंगर। ये जो हमारी थर्स्ट ड्राइव है, ये हमने देखा कि हमारे इनर साइड से एक चीज जनरेट होती है, इनर साइड से हम फील करते हैं। फिर हमने हंगर ड्राइव देखा, ये भी एक इनर साइड से क्रिएट होने वाली चीज है, हमारी बॉडी के अंदर से एक चीज क्रिएट होती है, जो ड्राइव क्रिएट होती है, जो हमें कहती है कि आप ये काम करें। लेकिन सेक्स ड्राइव जो है, ये इट डिफर्स फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट। इट इज नॉट रिस्पॉन्स टू लैक ऑफ सम सब्सटेंस इन द बॉडी। ये बॉडी में किसी कमी की चीज का नाम नहीं है, बल्कि ये किसी बॉडी के अंदर एक्सेस की चीज का नाम है। और ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएं तो वी फील सेक्स ड्राइव। और इसके अंदर आई थिंक दिस इज इनफ, आप बाकी का पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी। इसके बाद आ जाता है जी मैटरनल ड्राइव। मैटरनल ड्राइव जो है ये भी हमारे इनर साइड का होता है। फीमेल्स के अंदर जब मैटरनिटी के जो दौर होता है, जिसमें वो प्रेगनेंसी का मामलात होते हैं, उस वक्त आप देखते हैं कि जानवरों के अंदर भी, इवन जानवरों के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी, तो जब ये ड्यूरेशन होता है तो इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द लास्ट लाइन। प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन एक जो है वो मटेरियल है, इसको प्लीज जरा समझिएगा। an important hormone within the body which stimulates mixing with blood. Prolactin, a product of pituitary glands associated with hypothalamus and physiological process of sex and maternity, is stimulated by the presence of factors in the uterus. यूट्रस के अंदर एक ये मटेरियल जो है प्रोलैक्टिन, ये एक क्रिएट होता है, और इसकी वजह से प्रोलैक्टिन इन टर्न एक्टिवेट्स द मेमोरी ग्लैंड्स दैट सप्लाई मिल्क्स। तो जानवरों और ह्यूमंस में फिर इस प्रोलैक्टिन की वजह से एक ग्लैंड्स क्रिएट होते हैं, और वो ग्लैंड जो है वो इन्फेंट्स के लिए जो है वो मिल्क क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक मैटरनल ड्राइव है, ये भी इंटरनल हमारे क्रिएट होती है। इसके बाद आ गया जी पेन ड्राइव। पेन इज in fact avoiding sensation when we touch a hot iron। पेन क्या है जी? पेन भी एक ऐसी सेंसेशन है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यानी जब हमें पेन हो रही होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अवॉइड करें। मसलन वी टच अ हॉट आयरन, वी इमीडिएटली ड्रा बैक अवर हैंड। जब हम किसी गर्म जो है वो
स्त्री को छू लेते हैं आयरन को, तो हम फटाफट अपना हाथ पीछे करते हैं. दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज विथड्रॉल रिफ्लेक्स. ये जो हम अपना हाथ पीछे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विथड्रॉल रिफ्लेक्स. अब ये देखिए ना, इसके अंदर अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, विथड्रॉन रिफ्लेक्स हो गया, या प्रोलैक्टिन हो गया, या ऊपर हमने कोई 3 4 5 पढ़े हैं. तो ये अगर देखिए, पेपर सेटर जो होता है, अगर वो आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स दे दे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस दे दे, और उनमें वो यही चीजें पूछते हैं, तो फिर उस वक्त अगर आपने ये चीजें छोड़ी होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. चले, एक पूरा क्वेश्चन पूछा है उसने, उस पूरे क्वेश्चन में तो आप ये चीजें खजफ कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, नहीं पता लगेगा उसको. लेकिन अगर आप उसने पूछे ही इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो 20 नंबर का, तो अगर वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को मैनेज करना. अगरचे मेरा ख्याल पिछले 3 4 साल में पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है. यू शुड बी रेडी फॉर इट. अच्छा, खैर, तो पेन ड्राइव जो है वो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, एंड इवन आफ्टर द हैंड इज विथड्रॉन, द बर्न कंटिन्यूज टू स्मॉट, एंड वी पुट अ salve on it. Here pain is serving as a drive. It serves most effectively when prolonged and can be escaped by appropriate action. तो इसके लिए हम अपना हाथ पीछे भी कर लें, लेकिन हमारे हाथ पे जलन महसूस होती रहती है, हम कहीं उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, कहीं उस पर कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त तक हम उसके साथ, उस पेन ड्राइव के साथ लगे रहते हैं जब तक हम उससे जान नहीं जो है वो छुड़ा लेते. Pain has biological significance. Most harmful situations produce pain as well as injury. In seeking to avoid pain, we also tend to avoid being injured. तो हम दवा खा लेते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि हम इंजर्ड ही ना हो, या हमें चोट ही ना लगे. तो ये हमारी है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव अवॉइडिंग पेन है, यानी इससे अवॉइडिंग ड्राइव है, इससे बचा जाता है. बाकी जो पेन्स थी, बाकी जो चीजें थी, हम उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो पेन ड्राइव है इससे हम बचते हैं. इसके बाद है जी हमारी एयर ड्राइव. एयर ड्राइव होती है कि व्हेन वी आर फीलिंग द लेसर ऑक्सीजन, जैसे कि अल्लाह माफ करे आजकल जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें सांस का प्रॉब्लम हो जाता है. तो इसी तरह बाजुकात हम भी दम घुट रहा होता है हमारा किसी ऐसी जगह पे, या हमें ऑक्सीजन कम आ रही होती है, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन कम पहुंच रही होती है, तो हमारे अंदर से एक ड्राइव क्रिएट होती है कि वी नीड एयर. तो दिस इज कॉल्ड एयर ड्राइव. We inhale air to fill up our lungs with oxygen and distribute it to every part of the body. The importance of the oxygen, especially to the brain, cannot be overemphasized. Our nervous system consumes oxygen in very small quantity. This consumption goes on constantly, but severe oxygen deprivation, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए इवन फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए भी, तो हमारा न्यूरल सिस्टम जो है, हमारा दिमाग डैमेज हो जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन की कमी आप समझ लीजिए कि 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है. जो ही 30 सेकंड क्रॉस होते हैं और ऑक्सीजन की कमी अगर रह जाए हमारे अंदर, तो हम सबसे पहले हमारा ब्रेन डैमेज होता है, फिर हमारा हार्ट डैमेज होता है, फिर हमारे लंग्स डैमेज होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी जो है वो हमारी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है. तो एयर ड्राइव इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आ गया फटीग एंड नीड फॉर स्लीप. फटीग, थकावट जो हम महसूस करते हैं, और नीड फॉर स्लीप, जब हम सोने की कोशिश, हमारा दिल चाह रहा होता है, या हमें एक ड्राइव फील हो रही होती है कि हम सोना चाहते हैं, तो ये भी एक ड्राइव का नाम है. ठीक है, ये भी एक मोटिवेशन का नाम है. एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, the chemistry of the blood is altered in several ways. One change involves in increased concentration of lactic acid in the muscles. This condition stimulates the nervous system directly. Much of our fatigue seems to result not from physical exertion but from frustration, worry और boredom. देखिए फटीग क्या होती है? फटीग ये होती है कि जब आप जिस्मानी तौर पे थकावट महसूस करते हैं तो उसको कहते हैं फटीग. ठीक है, मसलन आपने कोई बहुत मुशक्कत वाला काम किया, आप थकावट महसूस करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम कोई मुशक्कत वाला काम नहीं भी करते, हम दिमागी तौर पे थके होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, या बोरियत हो रही होती है, या हम परेशान होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा बॉडी जो है वो फटीग महसूस कर रहा होता है, वो थकावट महसूस कर रहा होता है. तो ये भी बेसिकली क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फटीग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेडी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. तो ज्यादा फटीग जो हमें फील होती है उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं कि हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं. हेडेक्स एंड सेंसेशन ऑफ आई स्ट्रेन आर कॉज्ड बाय सच कॉन्ट्रैक्शंस. खास तौर पे हमारे सर का दुखना और हमारी आंखों के अंदर जो एक थकावट महसूस होती है या एक खिंचाव महसूस होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फटीग. ठीक है,
और ठीक है। इसके बाद है वार्मथ एंड कोल्ड एज ड्राइव। जब हम गर्मी या सर्दी की तरफ कोई ड्राइव महसूस करते हैं, गर्मी हम चाहते हैं कि हम गर्माहट लें, हम चाहते हैं कि हम अपने जिस्म को ठंडा करें, तो दीज आर द वार्मथ एंड कोल्ड ड्राइव्स। ठीक हो गया। उसी तरह नीड फॉर कॉन्टैक्ट कंफर्ट के जब हम जो है वो कंफर्ट की तरफ जाना चाह रहे हो। कंफर्ट की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी जो एग्जांपल दी हुई है बेबी मंकी की जो एग्जांपल दी हुई है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको उनको खास अपने एक तकिए से प्यार होता है, यानी वो उस तकिए के साथ कंफर्ट महसूस करते हैं। वो अपने एक उनका जो एक जो आप कह लें उनका एक जो तकिया होता है या एक जो कंबल होता है या एक कोई ऐसी खास चीज होती है जिसके साथ दे लव, दे फील कंफर्टेबल विद इट, वो उसके साथ कंफर्ट महसूस करते हैं और वो बड़े रिलैक्स रहते हैं। इसी तरह ये आदत अगर बरकरार रहती है तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो बड़े, इवन बड़े भी हो जाते हैं, खासतौर पे बच्चियों के अंदर ये आदत हमने ऑब्जर्व की है कि वो उन्होंने वो टेडी बियर्स और इस तरह की वो जिसको कहते हैं स्माइलीज और इन चीजों के साथ अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल किया होता है और इवन उसके साथ वो बड़ा रिलैक्स रहती हैं। इवन के बहुत सारी जो बच्चे बच्चियां हैं वो उनके साथ सोते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ कंफर्ट लेवल एक्चुअली। जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको कंफर्ट, आप उनके साथ सुकून महसूस करते हैं, जैसे माँ की गोद, जैसे माँ का प्यार, माँ का सर पे हाथ रखना, माँ का गले लगाना, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफर्ट देती हैं। तो इसी तरह इनकी भी एक ड्राइव होती है और ये इसको कहते हैं नीड फॉर कंटैक्ट कंफर्ट। ठीक है, कि जिसमें आप कंफर्ट तलाश करते हैं, आप वो जो है वो चीजें तलाश करते हैं। इसके बाद है जी बाउल एंड ब्लेडर टेंशन। बाउल एंड ब्लेडर टेंशन ये होती है जैसे वी नीड टू यूज टॉयलेट, हमें टॉयलेट यूज करना है, तो वो भी एक मोटिव है, वो भी एक मोटिवेशन होती है कि जितना ज्यादा इट वुड बी हार्डर इन सेंस, तो हम उतना ज्यादा जल्दी वी वॉक टूवर्ड्स द टॉयलेट, अदरवाइज वी मे फील रिलैक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक नीड फॉर बाउल एंड ब्लैडर टेंशन होती है। ठीक है, तो ये हमारी मोटिवेशन की मुख्तलिफ मोटिव्स थे, मुख्तलिफ बियोलॉजिकल, बियोलॉजिकल मतलब जिनका ताल्लुक हमारी बॉडी के साथ था। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ मोटिव्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। इसमें हमने पहली काइंड जो है बियोलॉजिकल प्राइमरी अनलर्ड या बायोजेनिक मोटिव जो है वो पढ़ ली है। अब हम दूसरी काइंड की तरफ जा रहे हैं जिसको हम सेकेंडरी लर्न सोशियोजेनिक या साइकोसोशल कहते हैं। तो चलते हैं जी सेकंड जो है वो काइंड उसकी तरफ। सेकंड काइंड में हमारे पास, क्योंकि ये साइकोसोशल है, तो इसके नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि एक इंसान को जो सोशल नीड्स की जरूरत पड़ती है, यानी सोशली जो वो नीड्स रिक्वायर करता है, वो सारी जो है वो इसके अंदर आती हैं। मसलन many of the goals we strive for do not satisfy biological needs directly. These goals are generally called learned or secondary goals. Motive states are actually created through learning. Prime examples are social needs, as they are sometimes called social motives, learned biological motives as follow. अच्छा, ये जो हमारे मोटिव्स होते हैं, देखें, ये जैसे अगर आपको याद हो, हमने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी जब हम अपना पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे, उसमें हमने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी और बहुत जरूरी है आज के लेक्चर में उस मैस्लो की थ्योरी को एक दफा फिर से रिकॉल करना, क्योंकि हमने आज उसकी फिर बहुत सारी काइंड जो है वो देखनी है। दिस वन, मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंगली हर इंसान की जहां फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके साथ साथ उसके सेफ्टी नीड्स भी होते हैं, उसके बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स भी होते हैं, उसके सेल्फ एस्टीम नीड्स भी होते हैं और उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी होते हैं। तो आज बेसिकली हमने इन्हीं नीड्स में से जो है वो कुछ नीड्स को दोबारा से रिकॉल करना है। देखिए, सबसे पहले है द नीड टू अचीव। ठीक है, जब कोई इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करता है,
या फील करता है या महसूस करता है कि दिस इज द टारगेट एंड आई नीड टू अचीव दिस टारगेट, आई नीड टू अचीव दिस गोल, आई नीड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, तो इट कम्स अंडर नीड टू अचीव. One of the psychological motives seen in man is need to achieve. It is defined as behavior that shows effort to do one's best performance. नीड टू अचीव ऐसा होता है, जैसे आप देख लें, आप लोग अभी अपने स्टडी के अंदर आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री जो है दैट यू वांट टू अचीव, एंड फॉर दैट अचीवमेंट यू आर स्पेंडिंग योर 4 प्रीशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ. तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज योर नीड टू अचीव. Then after completing the degree you would be having another need that you want to achieve, that may be your job, that may be your business, or that may be something else. So actually this is a continuous effort that a man always wants to achieve her or his goals. तो जो वो अपने गोल्स अचीव करना चाहता है उसके लिए जो उसके अंदर से एक ड्राइव जनरेट होती रहती है, दैट ड्राइव इज कॉल्ड नीड टू अचीव. इसके अंदर हम ट्रेनिंग की बात जो है वो एक कर लेते हैं कि व्हाट द ट्रेनिंग इज. रिसर्च सजेस्ट दैट अचीवमेंट मोटिवेशन ग्रोज आउट इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग इन चाइल्डहुड. इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ पेरेंटल डिमांड्स that children do such things as stand up for their rights, know their way around town, go out to play and do things for themselves. कहता है जी कि ये जो नीड टू अचीव है ना, ये नीड टू अचीव शायद कहीं बचपन से स्टार्ट होती है, चाइल्डहुड एज से स्टार्ट होती है, कि जब इंसान जो है वो पेरेंटल ट्रेनिंग के थ्रू छोटे छोटे काम करना शुरू करता है. ठीक है, वो बाहर भी निकलता है, वो खेलता भी है, वो दोस्तों के साथ भी निकलता है, वो छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाता है और वहीं से उसकी एक नीड टू अचीव जो है वो शुरू हो जाती है. और कुछ काम उसके ऐसे होते हैं जिन पर उनको रिवॉर्ड किया जाता है कि ये बच्चे ने ये सही काम किया, उस पर हम हंसते भी हैं, उस पर हम उसको शाबाशी भी देते हैं. कुछ काम ऐसे होते हैं जिसपे हम उसको डांटते हैं, उसको पनिश करते हैं. तो यहाँ से उसकी जो नीड टू अचीव जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. जैसे यहाँ पे देखें, थ्रू एडवाइस, रिवॉर्ड्स एंड प्रोबब्ली अ लिटिल पनिशमेंट सम पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन to approach challenging tasks with the idea of mastering them. Success in little things brings confidence and enhancing the tendency to do one's best. ये छोटी छोटी चीजें जब वो कामयाब होता है, जब वो कामयाबी हासिल करता है, तो जैसे आप देखें कि पेरेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी चीजों पे क्लैप करते हैं बच्चों के लिए, उनके छोटे छोटे वर्ड्स बोलने पर खुश होते हैं, उनके चलने पर खुश होते हैं. तो ये जो छोटी छोटी उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक कॉन्फिडेंस देती हैं और वो बड़ी अचीवमेंट्स में कन्वर्ट होती रहती हैं. अच्छा, अब ये जो अचीवमेंट ट्रेनिंग है, ये मेरे ख्याल से मतलब दिस इज इनफ कि हम ये 2 बातें यहाँ पे करें. लेकिन यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा सा उसने ये जिक्र भी किया हुआ है कि बच्चे की इवन जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो भी इसके अंदर आती है. तो ये आप देख लीजिएगा एग्जांपल. इसके बाद है जी नीड टू एफिलिएट विद द अदर्स. जैसे इंसान की एक नीड है कि वो कुछ अचीव करना चाहता है, किसी गोल तक पहुंचना चाहता है, इसी तरह इंसान की ये भी नीड है कि वो किसी के साथ एफिलिएशन रखना चाहता है. ठीक है, और इसको कहते हैं नीड फॉर एफिलिएशन या नीड टू एफिलिएट विद अदर्स. देखिए, ये नीड टू एफिलिएट ऐसे ही है जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन हों, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हों, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त हों, हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हों, हम चाहते हैं कि हम अपने जो प्यारे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें. दिस इज कॉल्ड नीड टू एफिलिएट. ठीक है, तो जैसे हमारी ये अगर इसकी मैं फिगर ड्रॉ करूं ना, तो इसकी फिगर कुछ ऐसे होती है, दिस वन ऐसे. ठीक है, और यहां पर हमारी होती है इस कोने पर नीड टू अचीव, यहां पर हमारी होती है नीड टू एफिलिएट, और यहां पर हमारी होती है नीड टू पावर. ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर पावर. ये थ्योरी हमें जो है वो मिलती है मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर. खैर, लेकिन यहां पर हम इन नीड्स की बात कर रहे हैं, नीड टू अचीव, नीड टू एफिलिएट एंड नीड टू पावर. अच्छा, अब हम देख रहे हैं नीड टू एफिलिएट. ये एफिलिएट वही है जो हमारी सोशल डिमांड्स की नीड है, जो हमारी
दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जिनके साथ वी लव, उनके साथ अपना टाइम जो स्पेंड करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड नीड टू एफिलिएट. एफिलिएशन Affiliation refers to the need that people to be with others using methods similar to those used to measure the achievement need, or for them the affiliation need seems to be aroused by situation that offer opportunities. तो बेसिकली ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारे अंदर से आप ये देखें कि समटाइम्स यू फील कि आपके अंदर से एक अर्ज जनरेट होती है कि यू नीड टू मीट विद समवन, कि आप चाहते हैं कि हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करें, आप चाहते हैं कि हम अपने कजन के साथ टाइम स्पेंड करें. तो दिस इज नीड फॉर एफिलिएशन. ठीक है, कि आपके अंदर एक ड्राइव ऐसी जनरेट होती है जो आपको एफिलिएशन की तरफ लेके जाती है. ठीक है जी. और इसकी भी ट्रेनिंग जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी योर चाइल्डहुड, जिसमें चाइल्डहुड से ही लिटिल चिल्ड्रन आर comforted by others when they are anxious and afraid. मसलन जब कोई बच्चा डर जाता था या किसी चीज से घबरा जाता था तो उसके पेरेंट्स, उसका बड़ा भाई, उसका कोई प्यार करने वाला उसको समझाता था, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है. तो दिस इज द एफिलिएशन. वो फिर एक कॉन्फिडेंस फील करता है दूसरों के साथ, इसका वो रिश्ते पहचानना शुरू करता है जो रिश्ते उसको कंफर्ट देते हैं. तो बेसिकली ये कंफर्ट की गेम है कि जहां से उसको फील होता है कि मुझे कंफर्ट मिलता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती जाती है और वो इंसान बड़ा भी हो जाता है, तो वो उन लोगों के पास जाता है, उन लोगों की कंपनी तलाश करने की कोशिश करता है जो उसको कंफर्ट देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन. इसके बाद आती है नीड फॉर पावर या पावर मोटिव. Power motive is a strong social need. People with strong power need may try to control others, and this perhaps the most obvious way in which these needs are expressed. ये जो जिस थ्योरी का मैं जिक्र कर रहा था मैक्लेलैंड्स की, दैट इज रिटन ओवर हियर, कि ये मैक्लेलैंड्स ने हमें ये थ्योरी दी थी, जो मैंने आपको ट्रायंगल बना करके दिखाई थी. इसको कहते हैं 3 नीड थ्योरी. ठीक है, 3 नीड थ्योरी: नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर. मैक्लेलैंड्स ने हमें ये थ्योरी दी, इसको नीड फॉर थ्योरी, हमें 3 नीड थ्योरी कहते हैं. अच्छा, तो नीड फॉर पावर क्या होता है कि इंसान के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एक होता है, वो चाहता है कि मैं मतलब अपनी पावर दूसरों पर जमाऊं, मैं अपनी पावर दूसरों पर एक्सप्रेस करूं. ठीक है, तो ये जो एक आदत है या एक जो नीड है, दिस इज कॉल्ड नीड फॉर पावर. People with strong power needs may try to control others, and this is perhaps the most obvious way in which these are expressed. तो इसमें यार ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड किताब लिखी हुई है. खैर, seeking to have personal influence over others, influencing others. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप देखें आपके घर में भी ऐसा है कि जैसे कोई एक बड़ा बहन भाई या एक घर के अंदर फादर या मदर, कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसकी पावर होती है घर के अंदर, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो जरा ज्यादा होता है. तो ये उसका जो एक अंदर से होता है कि बाकी लोग उसको फील कर रहे होते हैं कि यार ये ज्यादा जो है वो पावरफुल है. तो दिस इज द पावर मोटिव उस बंदे का, जो कि आप लोगों पर या फैमिली पर या दोस्तों पर या बहन भाइयों पर जो है वो पावर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है. तो ये हमारी 3 नीड थ्योरी थी. इसके बाद है जी हमारा सोशल अप्रूवल मोटिव. सोशल अप्रूवल मोटिव क्या है? द अप्रूवल मोटिव सीम्स टू बी ड्राइव फ्रॉम द प्लेयर गिविंग मोटिव्स. अ न्यूबॉर्न इन्फेंट must receive all satisfaction at the hands of people other than himself, usually his mother at first. जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसको कंफर्टेबल हाथ, जो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वो उसकी माँ की गोद होती है. Soon the infant is conditioned to associate her mere appearance with pleasure. This is shown by his 4-month-old smile of delight upon seeing his mother before she gives him any food or attention. देखिए, हम थोड़ा सा अगर आप अपना एनालाइज करें तो हम जब छोटे होते हैं तो हम कुछ काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे जो पेरेंट्स का रवैया होता है या हमारे जो हमारे केयर टेकर होते हैं,
पेरेंट्स ही हम चलें कह लेते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका जो रवैया होता है वो हमें सोशल अप्रूवल देता है। मसलन हम कोई काम करते हैं, अगर उस काम के इवज पेरेंट्स जो हैं वो उस पे हमें कुछ डांटते नहीं, कुछ कहते नहीं, एक स्माइल देते हैं, तो हम समझते हैं कि ये हमारा एक्ट सोशली अप्रूव हो गया। ठीक है? जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अब्यूज करता है, तो उसकी माँ या बाप उसको डांटते हैं और उसको मना करते हैं, इसका मतलब कि ये जो अब्यूज करने का एक्ट था, ये सोशली अप्रूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वो बच्चा जब दोबारा करेगा तो फिर शायद उसको पनिश किया जाए, फिर अगर वो करेगा तो शायद उसको और सख्त सजा दी जाए। लेकिन अगर वो ऐसे पेरेंट्स उसको मना नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, वो समझता जाएगा कि अब्यूज करने की उसको सोशली अप्रूवल मिल गई है। तो ये जो आदत है, ये उसकी फिर बनती जाएगी और वो फिर इस तरह से गालियां निकालेगा कि उसको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उसको उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है कि ये सोशली अप्रूव्ड चीज है। तो इसी तरह जैसे चोरी है, बच्चा कोई चीज उठाता है या किसी की चीज उठा के घर ले आता है, तो अगर उसको सोशली अप्रूवल फर्स्ट टाइम मिल जाए, सेकंड टाइम मिल जाए, तो फिर उसको आदत हो जाती है और वो फिर सोशली अप्रूव। तो सोशली अप्रूव मोटिव ये होता है कि जो हम ये देखते हैं कि कोई काम हमारा जो है वो सोशली अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है? तो ये भी हमारा एक्चुअली जो प्रोसेस है, ये हमारा बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम भी काफी लंबी चौड़ी बात की थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैस्लोज की नीड थ्योरी थी, मैस्लोज ने हमें जो नीड थ्योरी दी थी, उसके अंदर 5 नीड्स उसने हमें बताई थी। उन 5 नीड्स में से जो सबसे लास्ट वाली थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी, और ये वो नीड्स दोबारा भी लिखी हुई हैं: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये था कि हम दुनिया के अंदर इंसानों की कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि बाकी इंसानों से मुनफरिद होना चाहते हैं, बाकी इंसानों से अलहदा होकर कुछ ऐसा मुनफरिद एक्चुअलाइज्ड किस्म का काम करते हैं कि वो बाकियों से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कायद आजम हैं, इलामा इकबाल हैं, सर सैयद हैं, इन्होंने मुनफरिद हुए। तो बेसिकली ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी जो उन्होंने अचीव की। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भूखे का पेट भरते हैं, किसी जो है वो फटे हुए कपड़ों के वाले को हम कपड़े पहनाते हैं, तो ये भी बेसिकली क्या है, ये भी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है जो हम पूरी करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाएं, हम दुनिया से मुनफरद हो जाएं, कुछ ऐसा काम करें। तो ये भी हमारी एक नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये भी सोशल नीड के अंदर आती है। ले जी, ये था हमारा दूसरा पोर्शन। यहां तक किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ओके जी। द नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और इसके साथ हम इसको स्टिमुलस मोटिवेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, ये एक अलहदा पार्ट है। ये आता स्टिमुलस मोटिवेशन के अंदर है। ये हमें यहाँ पर आगे जाकर नजर आएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे जो कि स्टिमुलस के अंदर आते हैं। स्टिमुलस समझते हैं? स्टिमुलस पे हमने पहले भी बात की। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ड्राइव का नाम है, एक मोटिव का नाम है। ठीक है? स्टिमुलस, ये जो क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं, क्यूरियोसिटी एक ऐसी नीड है जो नीड टू इन्वेस्टिगेट है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम क्लिप भी देखते हैं कि एक जगह एक्सीडेंट होता है, और बल्कि एक्सीडेंट नहीं भी होता, कोई बंदे दो खड़े होके वैसे ही मजाक के तौर पर वो जो है वो कहीं ऊपर देख रहे होते हैं, तारों की तरफ या आसमान की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रैफिक है उनके साथ खड़ी होने शुरू हो जाती है, और वो भी ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड नीड टू इन्वेस्टिगेट। हमारी क्यूरियोसिटी की नीड है, हमारे अंदर एक तजस्सुस की नीड है जो हमें हर वक्त उकसाती है कि हम इन्वेस्टिगेट करें। और कुछ लोगों के अंदर ये इनबोर्न होता है। ठीक है? यानी आप ये देखें कि अगर कोई ऐसा हो रहा है, कोई मतलब जो है वो कोई ऐसा कोई तमाशा हो रहा है, आप बहुत सारे लोग वहां पे रुकते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे नहीं रुकते, बहुत सारे लोग जो है वो देखना भी गवारा नहीं करते। तो ये भी एक इनबोर्न मोटिव होता है
क्यूरियोसिटी का, कि कुछ लोगों को बचपन से ही बहुत तजस्सुस होता है, उन्होंने हर बाल की खाल उतारनी होती है, उन्होंने हर चीज की जो डीप मेजरमेंट्स हैं उनमें जाना होता है। और कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं करते, जो मर्जी उतारे, उनकी बला से वो तवज्जो नहीं देते। तो ये हमारी एक नीड होती है क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ये भी स्टिमुलस मोटिव होता है, द नीड टू इन्वेस्टिगेट। इसके बाद हमारा एक कंपिटेंस मोटिव होता है। कंपिटेंस मोटिव ये होता है कि हम जब चाहते हैं कि हम दूसरे को compete करें, और ये कंपिटेंस का मोटिव भी है वो जो हमारा तकरीबन चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम प्ले ग्राउंड में होते हैं, जैसे हम पढ़ाई में होते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरों को compete करें, दूसरों को बीट करें और उनसे आगे निकलें, ठीक है। ये भी एक इनबॉर्न बिहेवियर होता है जो कि बचपन से ही जो है वो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और इंसान जो है वो इसको साथ साथ लेके चलता रहता है। कंपिटेंस मोटिव, तो इसके अंदर देखिए जरा, गोल्स आर रीच्ड बट द मोटिव इज नॉट सेटिस्फाइड, इट रिमेन्स टू ड्राइव बिहेवियर टुवर्ड न्यू मैस्टरीज। इवन के आप एक गोल अचीव कर लेते हैं, फिर भी ये मोटिव जो है ये खत्म नहीं होता, ये फिर नए जो मैस्टरीज हैं, नए जो आपके गोल्स हैं उनको सेट करने की तरफ लग जाता है। तो इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है, कंपिटेंस भी होती है, और एक और चीज मोटिवेशन फॉर वर्क, किसी काम को करने की मोटिवेशन भी होती है। इस पे तो हमने पहले भी बात की थी कि जितनी हमें नीड होगी किसी काम की, जितने हमें जरूरत होगी, जितनी हमारे काम की इंटेंसिटी होगी। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे, अगर किसी ने, मेरा नहीं ख्याल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे, याद हैं जी किसी को? मोटिवेशन की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो 3 वर्ड पढ़े थे, एनर्जी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। एनर्जी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस, कि एक काम करने के लिए कितनी आपके अंदर एनर्जी है, कितनी आपके अंदर इंटेंसिटी है। फिर उसके बाद आपको अगर डायरेक्शन पता है, इस काम को करने के लिए ये डायरेक्शन है, और परसिस्टेंस का मतलब कि आप उस पर साबित कदम रहते हैं और उस काम को करते रहते हैं। तो ये तीनों अल्फाज मिलके, तीनों एक्ट्स मिलके आपकी मोटिवेशन बनाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन ऑफ वर्क, के इंसान के अंदर काम करने की जो मोटिवेशन है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो ये 3 तरह के जो इनबॉर्न बिहेवियर्स हैं, क्यूरियोसिटी, कंपिटेंस और मोटिवेशन, ये भी हर इंसान के अंदर होते हैं। इनको हम स्टिमुलस मोटिव्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। तवज्जो चाहिए, छोटा सा इनके दरमियान डिफरेंस है, ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी मेजरमेंट मेरा ख्याल है कि हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस वन जो मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स है ना, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के दरमियान फर्क जो है वो समझ लेते हैं। देखिए जरा, वी डू थिंग्स बेसिकली फॉर 2 रीजंस, they are fun, they are pleasurable, or they will lead to something in the environment that we want. देखिए, कुछ काम हम जो है वो जिंदगी में इसलिए करते हैं कि वो हमें इनर सेटिस्फेक्शन देते हैं। यानी जिंदगी के अंदर हम, हमारे बहुत सारे मोटिव्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रिवॉर्ड होता है, कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन होती है। और ये जो हम रोजाना जो है वो काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने बिजनेस पर जाते हैं, ये भी हमारा एक मोटिवेशन है, ठीक है। और इसके पीछे हमारे पास इसका रिजल्ट जो होता है वो हमें ऑब्वियसली रिवॉर्ड की शक्ल में मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं। तो जो मोटिव एक्ट करने पर आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिले, बेशक कोई फिजिकल रिवॉर्ड ना मिले, कोई फिजिकल पैसे या कोई रुपया पैसा या कोई ऐसी चीज आपको ना मिले, लेकिन आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिले, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। नाम आपने याद रखना है, इनर के साथ इंट्रिंसिक, ठीक है। और जो काम आप इसलिए करते हैं कि आपको उसका कोई फिजिकल रिवॉर्ड मिले, आपको कोई रुपए पैसे की शक्ल में कोई रिवॉर्ड मिले, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि वो काम जो कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपने फन, अपने प्लेयर, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, वो उसकी इनर मोटिवेशन। तो वो काम जो किसी मादियत की वजह से करता है, फिजिकल रिवॉर्ड्स की वजह से करता है, तो वो जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद देख लेते हैं
कोई एग्जांपल